हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुनील संकल्प स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं हिंदी के टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज पर चर्चा करूंगा जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? हिंदी की जननी किसे कहते हैं? हिंदी की जननी किसे कहते हैं? अच्छा, हिंदी का विकास क्रम जानते हैं आप लोग? हिंदी का विकास कैसे हुआ? मैं थोड़ा सा बता दूं क्या? चलिए समझ लेते हैं हिंदी का विकास कैसे हुआ। तो सबसे पहले हिंदी का विकास जो है ना, वैदिक संस्कृत। कौन सी संस्कृत? वैदिक। वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का मतलब जिसमें वेद वोद लिखे जाते थे ना, उसको हम लोग कहते हैं वैदिक संस्कृत। और इसका शासनकाल जो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर कितना तक? 1000 ईसा पूर्व तक। वैदिक संस्कृत का शासनकाल क्या था? 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक वैदिक संस्कृत था। और उस समय इसमें क्या किए जाते थे? जैसे वेद वोद लिखे जाते थे, ठीक है। जैसे ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, अथर्ववेद हो गया। ये सब इनकी भाषा जो थी ना, उसकी भाषा ही थी क्या? वैदिक संस्कृत थी, ठीक है। जब ये वैदिक संस्कृत से थोड़ा सा ये मतलब भटक गई, जो उस समय की आम लोगों की बोलचाल की भाषा थी, उस संस्कृत का नाम था, क्या था? लौकिक संस्कृत। क्या था? लौकिक। लौकिक संस्कृत। जो ये लौकिक संस्कृत थी ना, उस समय ये शासनकाल जो था वह 1000 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व से लेकर कितना तक? 500 ईसा पूर्व तक। कितना तक? 500 ईसा पूर्व तक ये कौन सी संस्कृत थी? लौकिक संस्कृत। ध्यान रखिएगा, पहले वैदिक संस्कृत जिसमें वेद लिखे जाते थे, उसके बाद लौकिक संस्कृत जिसमें जिस समय आर्य लोग लौकिक संस्कृत में बोलते थे, यानी कि उस समय की बोलचाल की भाषा जो थी वह लौकिक संस्कृत थी, ठीक है। इसके बाद जो है ना, किसका विकास हुआ? पाली भाषा का विकास हुआ। किसका? पाली भाषा का। पाली भाषा का शासन का पाली भाषा का जो समय काल था वो क्या था? 500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व से कितना तक? प्रथम शताब्दी तक। कितना तक? प्रथम शताब्दी तक। तो इसमें कौन सी भाषा थी? जैसे बौद्ध लोगों की जो भाषा थी ना, वो पाली भाषा थी, ठीक है। इसके बाद कौन सी भाषा आती है? प्राकृत भाषा आती है। कौन सी? प्राकृत भाषा आती है। और ये इसका समय काल क्या था? 1 शताब्दी से लेकर 500 ईस्वी तक। कितना? 1 शताब्दी से लेकर 500 ईस्वी तक। इसमें कौन सी भाषा? जैसे जैन धर्म की भाषा थी ना, वो प्राकृत भाषा थी, ठीक है। इसके बाद कौन सी भाषा आती है? अपभ्रंश आती है। अपभ्रंश आती है। अपभ्रंश आती है। ये कितना समय इसका था? ये 500 ईस्वी से लेकर 1100 ईस्वी तक। कितना तक? 1100 ईस्वी तक। एक बात और ध्यान रखिएगा, ये 900 ईस्वी से लेकर 1100 ईस्वी तक अवहट भाषा थी, ठीक है। कहीं कहीं अवहट भाषा नहीं देगा तो अपभ्रंश भाषा में ही माना जाएगा। अगर इसको अलग से देगा तो अवहट भाषा का समय काल जो था वह 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक जो अवहट भाषा थी। और इसके बाद जो 1100 ईस्वी के बाद ना, वह हिंदी का विकास हुआ। किसका हुआ? हिंदी का विकास हुआ। लेकिन इस प्रश्न में क्या पूछा हुआ है? हिंदी की जननी किसे कहते हैं? तो इसका सही जवाब है किसे कहते हैं? तो संस्कृत को कहते हैं। किसको कहते हैं? संस्कृत को कहते हैं। लेकिन हिंदी का विकास यदि पूछे कि किस अवहट से हुआ है, किस अपभ्रंश से हुआ है, तो वो अपभ्रंश भाषा से हुआ है, ठीक है। हिंदी का विकास किससे हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है। लेकिन हिंदी की जननी कौन है? तो वो कौन है? संस्कृत है, ठीक है। तो इसका क्रम याद रखिएगा, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, फिर पाली भाषा, फिर प्राकृत भाषा, अपभ्रंश, अवहट, अवहट के बाद हिंदी। और हिंदी 1100 ईस्वी से कब तक? अभी तक जो चल रही है हम लोगों के यहाँ ना, वह सब हिंदी भाषा का ही विस्तार चल रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? जगन्नाथ में कौन सा संधि है? जगन्नाथ में
कौन सा संधि है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि होगा। हैं? सही जवाब है क्या? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। अच्छा, एक रूल होता है, मैं बता देता हूँ। यदि वर्गीय व्यंजन का प्रथम वर्ण यानी क च ट त प, यानी क च ट त प के बाद यदि न या म आए, ध्यान से समझिएगा, क च ट त प के बाद यदि न या म आए तो क च ट त प अपने ही वर्ग के पंचमे वर्ण अक्षर में चेंज हो जाते हैं, पंचमा वर्ण में चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं समझा देता हूँ, समझ लीजिए। जैसे इसी को समझिए, जैसे इसको मैं तोड़ रहा हूँ ना, जगत धन नाथ। अब एक बात बताओ, इसका त का पंचमा अक्षर क्या होगा? ये देखो, त के बाद क्या आ रहा है? न आ रहा है ना। तो जगत त का पंचमा अक्षर क्या होगा? त थ द ध न हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जगन। और ये न है ना, तो इस पे न पे जुड़ जाएगा, जगन्नाथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जगन्नाथ। एक एग्जाम्पल और मैं समझा देता हूँ। जैसे वाक वाक धन मैं। अब देखो, क के बाद क च ट त प के बाद न या म आए, तो क के बाद म आया ना, तो यह अपने ही वर्ग के पंचमा अक्षर में चेंज हो जाएगा। किसमें? ज्ञ में। तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? यहाँ पे वाक है जी, काक नहीं, वाक है। वाक धन मैं, तो ये क्या हो जाएगा? वांगमय हो जाएगा, वांगमय। एक एग्जाम्पल और मैं बता देता हूँ। जैसे एक है तत् धन मय, तत् धन मय। ये देखो, त के बाद म आया ना, तो ये अपने ही वर्ग के, त जो है अपने ही वर्ग के पंचमा अक्षर में, कौन सा? त थ द ध न में चेंज हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? तन्मय हो जाएगा, तन्मय हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल देख लूँ क्या? हाँ, एक और देख लीजिए। जैसे उत धन नयन, उत धन नयन। तो उत त है ना, ये तो ये चेंज होगा, तो क्या हो जाएगा? आधा न में चेंज हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? उन्नयन। ठीक है, तो ये कौन सी संधि है? जगत। अगर इसका संधि विच्छेद पूछेगा तो जगत धननाथ हो जाएगा, जगन्नाथ। और ये कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। ठीक है, वैसे आप लोगों ने जानते हैं कि संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कौन कौन सी संधि होती है? स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। ठीक है, स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि। ठीक है, जिसमें स्वर का स्वर से मेल होता है वह क्या होता है? स्वर संधि। और स्वर संधि का एक भेद होता है यण संधि। यण संधि का मैंने एक ट्रिक बताया था। यदि य और व पर कोई ना कोई अधूरा वर्ण दिखे, ठीक है, तो वह क्या हो जाएगा? यण संधि हो जाएगा। वृद्धि संधि का मैंने ट्रिक बताया था। एक छुटैया मात्रा वाला या 2 छुटैया मात्रा वाला कहाँ दिखेगा? ये मात्रा किसी भी शब्द के दूसरे या तीसरे वर्ण पर ये दिखेगी, 1 छुटैया या 2 छुटैया वाला मात्रा। तो वहाँ पे कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि। ठीक है, विसर्ग संधि आप लोग जानते हैं, विसर्ग के बाद या तो स्वर आए या तो व्यंजन आए, तो वहाँ पे विसर्ग संधि होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से निकलती है में कौन सा कारक है? तो इसका सही जवाब होगा, एक बात बताओ, गंगा जो है हिमालय से अलग हो रही है ना, अलग होने के लिए कौन सा कारक होता है? अपादान कारक होता है। अलग होने के लिए एक से जब दूसरा कोई अलग होता है तो वहाँ पे अपादान कारक होता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं ना, तो पेड़ से पत्ते क्या हो गए? अलग हो गए ना, तो वहाँ पे कौन सा कारक होगा? अपादान होगा। ठीक है, ये कर्ता कारक का प्रसर्ग क्या होता है, यानी चिन्ह क्या होता है? कर्ता ने होता है। करण कारक का से होता है, के द्वारा के रूप में होता है, साधन के रूप में प्रयोग होता है। और कर्म कारक का क्या होता है? को इसका चिन्ह होता है। ठीक है, वैसे कारक आप लोग जानते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। कौन कौन? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध
अधिकरण, संबोधन, ये 8 प्रकार के क्या होते हैं, कारक होते हैं। अच्छा, अपादान कारक का एक अपवाद है, आप लोग जानते हैं अपवाद। अपवाद जैसे कि कोई भी दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं की यदि तुलना की जाए ना, तो वहाँ पे अपादान कारक होता है। जैसे राम सीता से सुंदर है, राम सीता से सुंदर है, यहाँ पे तुलना की जा रही है ना राम और सीता की, तो यहाँ पे भी अपादान कारक होगा। जैसे मैं कह दूँ गीता अलका से बड़ी है, तो गीता से और अलका में तुलना की जा रही है ना, तो यहाँ पे भी कौन सा कारक होगा, कौन सा कारक होगा, अपादान कारक होगा। ये अपवाद होता है अपादान कारक का। अपवाद का मतलब जानते हैं क्या होता है, जो नियम कानून को नहीं मानता है, अपनी मनमानी करता है, उसमें भले से कोई दूसरा कारक दिखे लेकिन अपवाद है तो अपवाद है, वह अपादान कारक में माना जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कवि का स्त्रीलिंग शब्द है। कवि का स्त्रीलिंग शब्द जो होता है ना, वो क्या हो जाएगा, कव इत्री होगा कि क्या होगा, बताइए मुझे तो। हाँ, इसका सही जवाब होगा कव इत्री, सॉरी, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कव इत्री हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, कुछ मैं स्त्रीलिंग शब्द पूछ रहा हूँ, आप लोग बताइएगा। जैसे मैंने पूछा नेता का स्त्रीलिंग क्या होगा, नेता का, तो इसका सही जवाब होगा नेत्री हो जाएगा। देखो जहाँ पे ता रहेगा ना, उसको त्री कर दीजिएगा, वह स्त्रीलिंग बन जाएगा। जैसे निर्माता, निर्माता का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, तो मैंने इसको क्या बताया हूँ, इसको त्री कर देंगे तो निर्मात्री हो जाएगा। यहाँ पे त्री करके इसका स्त्रीलिंग निर्मात्री हो गया। अच्छा, और कुछ एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। जैसे कर्ता है ना, कर्ता को मैंने कर्त्री कर दूंगा, तो इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, कर्त्री हो जाएगा। ठीक है, कर्ता का स्त्रीलिंग कर्त्री। जैसे और मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे अभिनेता है ना, अभिनेता का स्त्रीलिंग क्या होगा, अभिनेत्री हो जाएगा। दाता का स्त्रीलिंग दात्री हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक वर का स्त्रीलिंग क्या होगा, वर का क्या होगा, वर का वधू हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। योग रूढ़ शब्द कौन सा है। योग रूढ़ शब्द जानते हैं क्या होता है, हैं? जैसे योग रूढ़ शब्द ना लंबोदर होगा, क्या होगा, योग रूढ़ शब्द जो होगा वो क्या होगा, लंबोदर होगा। ठीक है। जब दो रूढ़ शब्द मिल करके कोई तीसरा अर्थ देते हैं ना, तो वह योग रूढ़ शब्द होता है। क्या, जब दो रूढ़ शब्द मिलकर कोई तीसरा अर्थ देते हैं तो वह क्या होता है, योग रूढ़ शब्द। जैसे लंब धन उदर, तो क्या हो जाएगा, लंबोदर हो जाएगा। दो शब्द मिलकर, अब ये किसके बारे में कह रहे हैं, गणेश भगवान की, यानी तीसरा अर्थ दे रहे हैं। यानी कहने का मतलब जितने भी बहुब्रीहि समास है ना, वह योग रूढ़ में आएंगे। रूढ़ शब्द क्या होता है कि जिसका हम खंड नहीं कर पाते हैं, अगर खंड करेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है। यौगिक शब्द क्या होता है कि दो शब्द अलग अलग भी रहेंगे तो वही अर्थ बताएंगे, और जुड़ेंगे भी तब भी वही बताएंगे। जैसे घुड़ सवार, इसको अलग अलग भी करेंगे ना तो वही अर्थ निकलेगा, और घुड़सवार एक में बोलेंगे तब भी वही अर्थ निकलेगा। तो जैसे घुड़सवार हो गया ना, तो यह यौगिक शब्द है। नाक हो गया, तो नाक कौन सा शब्द है, रूढ़ शब्द है। पीला कौन सा शब्द है, रूढ़ शब्द है। लेकिन लंबोदर क्या है, योग रूढ़ शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा सा हमें आप लोग समय दीजिएगा, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या दिया हुआ है, निम्न में नाग शब्द का अनेकार्थी शब्द है। निम्न में नाग शब्द का अनेकार्थी शब्द है। ठीक है। तो ये नाग दिया है, नाग का अनेकार्थी पूछ रहा है ना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हाथी। ठीक है। अनेकार्थी शब्द जो है नाग का और होता है, जैसे मान लीजिए सांप हो गया, ठीक है, ये सांप हो गया। पर्वत भी होता है, क्या होता है, पर्वत भी होता है, बादल भी होता है। ये सब किसके अनेकार्थी शब्द हैं, नाग के। ठीक है। अच्छा, वर के अनेकार्थी शब्द बता देंगे क्या, वर का मतलब दुल्हा भी होता है, श्रेष्ठ होता है, वरदान, पति, आशीर्वाद।
ठीक है, ये सब किसके हैं, वर के अनेकार्थी शब्द हैं। अच्छा मुझे बता दीजिए मेढक किसका अनेकार्थी शब्द है। मेढक, मेढक जो है ना वह हरि का अनेकार्थी शब्द है। ठीक है, मेढक किसका है, हरि का। हरि को विष्णु भी कहते हैं। सर्प, देखो सर्प इसका भी होता है, उसका सांप होता है, इसमें सर्प कहते हैं। ठीक है, और सूर्य होता है हरि का अनेकार्थी शब्द। घोड़ा होता है, कामदेव होता है। ठीक है, और इसमें देख लीजिए चंद्रमा का जो होता है, चंद्रमा का अनेकार्थी शब्द क्या होता है, द्विज। द्विज जानते हैं ना, जो 2 बार जन्म लेता है, द्विज। जैसे पक्षी हो गया, दांत हो गया, अंडज, प्राणी, ब्राह्मण, चंद्रमा, ये सब क्या हैं, ये द्विज के अनेकार्थी शब्द हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्न में प्रधान का विलोम है। निम्न में प्रधान का विलोम है। प्रधान का विलोम क्या हो जाएगा, प्रधान का विलोम गौण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गौण हो जाएगा। और विग्रह, विग्रह का विलोम क्या होगा, संधि होगा। क्या होगा, संधि होगा। ठीक है, यहाँ पे नीचे 2 ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, मैं बता देता हूँ। जैसे मैं आपको एक लिख दिया है यहाँ पे गौरव, गौरव का विलोम क्या हो जाएगा, गौरव का लाघव होगा। लाघव, ध्यान रखिएगा, लाघव होगा। ठीक है, एक मैंने और लिख दिया नूतन, नूतन, नूतन का विलोम क्या होगा, नूतन का पुरातन होता है, पुरातन होता है। ठीक है, और मैं विलोम बोल दे रहा हूँ। जैसे मैंने लिख दिया तरुण, तरुण का विलोम क्या हो जाएगा, तरुण का वृद्ध होता है। क्या होता है, वृद्ध होता है। अच्छा मैंने एक लिख दिया व्यष्टि, व्यष्टि का विलोम क्या होगा, व्यष्टि का समष्टि होगा, समष्टि, समष्टि। ठीक है, ये होगा। अच्छा मुझे एक और बता दीजिए विलोम, संकल्प का विलोम क्या होगा, संकल्प का विलोम, संकल्प, संकल्प का विलोम क्या हो जाएगा, संकल्प का होगा विकल्प। क्या होगा, विकल्प, विकल्प होगा। ठीक है, अच्छा विधवा का विलोम क्या होगा, विधवा का सधवा। समास का विलोम बता दीजिए मुझे तो, समास का विलोम, समास का विलोम क्या होगा, समास का व्यास होगा, समास का व्यास होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दिया है ना, निम्न में आकांक्षा किसका पर्यायवाची है। आकांक्षा किसका पर्यायवाची है, तो इसका सही जवाब होगा ना, वह इच्छा का पर्यायवाची है। आकांक्षा किसका पर्यायवाची है, इच्छा का। अच्छा इच्छा का और पर्यायवाची होते हैं, जैसे अभिलाषा हो गया, कामना, लालसा, रुचि, चाह, लिप्सा। ध्यान रखिएगा मैंने क्या बोला, जैसे इच्छा का और अनेक पर्यायवाची क्या क्या होता है, अभिलाषा हो गया, कामना, लालसा, रुचि, चाह, लिप्सा, ये सब किसके हैं, ये सब इच्छा के पर्यायवाची हैं। जो आकांक्षा के भी पर्यायवाची कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा शून्य किसका पर्यायवाची है, शून्य आकाश का है। आकाश को गगन भी कहते हैं, नभ भी कहते हैं, अंबर भी कहते हैं, व्योम, अनंत भी कहते हैं, अंतरिक्ष भी होता है, अब्र भी होता है, पुष्कर भी होता है, तारापथ भी होता है। एक बार मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, जैसे आकाश का अनेक पर्यायवाची जो है, शून्य हो गया, गगन, नभ, अंबर, व्योम, अनंत, अंतरिक्ष, अभ्र और पुष्कर, तारापथ भी होता है। ठीक है, अच्छा दृग किसका होता है, दृग किसका पर्यायवाची है, आँख का। आँख को लोचन भी कहते हैं, नयन भी कहते हैं, चक्षु, ये मैं लिख देता हूँ, चक्षु, चक्षु भी होता है, अच्छी होता है, अच्छी, ध्यान रखिएगा, अच्छी भी होता है। ठीक है, तारापथ, सॉरी तारापथ तो वो आकाश का पर्यायवाची है। ठीक है, चक्षु हो गया, अच्छी हो गया, अम्बक, अम्बक याद रखिएगा। ठीक है, और एक होता है चख, एक होता है चख भी याद रखिएगा। ठीक है, और दीदा भी याद रखिएगा, दीदा एग्जाम में पूछा हुआ है, दीदा, विलोचन। ठीक है, ये सब किसके हैं, आँख के पर्यायवाची हैं। अच्छा सैंधव किसका पर्यायवाची है, सैंधव बताएंगे, सैंधव घोड़ा का पर्यायवाची है। अश्व भी कहते हैं घोड़ा को, हय, हय याद रखिएगा, हय किसको कहते हैं, घोड़ा को। वाजी भी कहते हैं, वाजी भी कहते हैं। ठीक है, फिर तुरंग भी कहते हैं, तुरंग भी कहते हैं घोड़ा को। घोटक भी कहते हैं, घोटक। ठीक है, घोटक भी कहते हैं, और रविसुत भी कहते हैं। ये सब किसके पर्यायवाची हैं, घोड़ा के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में शुद्ध शब्द है, निम्न में
शुद्ध शब्द है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मानवीकरण। इसका सही जवाब क्या होगा? मानवीकरण शुद्ध शब्द है। ठीक है। अच्छा, अनुषंगिक है ना, तो इसका शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा? मैंने एक बात कल मैंने क्लास लिया था तो उसमें बताया था कि जिसमें इक प्रत्यय लगा होगा ना, उसमें पहला शब्द का पहला वर्ण जो है वहाँ पे दीर्घ हो जाता है, ह्रस्व पर रहता है तो दीर्घ हो जाता है। तो देखो यहाँ पे इक प्रत्यय है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आनुषंगिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आनुषंगिक हो जाएगा। ठीक है। और ये देखो, ये तदोपरांत है ना, तो तदोपरांत नहीं होता है, क्या होता है? तदुपरांत होता है। तदुपरांत होता है। ठीक है। ये द्वंद्व सही नहीं लिखा गया है, द्वंद्व में यहाँ पे भी व रहेगा, अब जाके ये शुद्ध हुआ द्वंद्व। ठीक है। और मैं कुछ शुद्ध बता देता हूँ। जैसे मैंने पारलौकिक लिखा ना, पारलौकिक। अच्छा, ये शुद्ध है कि अशुद्ध है? ये शुद्ध है। देखो यहाँ पे इक प्रत्यय है ना, तो यहाँ पे आ की मात्रा लग जाएगी, पारलौकिक होगा। ठीक है। अच्छा, श्रृंगार जो होता है, श्रृंगार का शुद्ध रूप कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखेंगे श्रृंगार, श्रृंगार, ये शुद्ध है। ठीक है। अच्छा, कवित्री मुझे लिखना रहेगा तो कवित्री, त्र पे बड़ी की मात्रा रहेगी, कवित्री। ठीक है। उज्ज्वल कैसे लिखेंगे? उज्ज्वल बताइए तो, उज्ज्वल दोनों ज आधा रहेगा, फिर व रहेगा, फिर ल रहेगा, उज्ज्वल, ये सही है। ठीक है। फिर जिजीविषा कैसे लिखा जाएगा? जिजीविषा में ना छोटी की मात्रा, फिर बड़ी की मात्रा, फिर छोटी की मात्रा, और फिर आधा मूर्धन्य वाला सा, जिजीविषा ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक हैं। ठीक है। संस्कृत के 4 अध्याय किस लेखक की पुस्तक है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर। इसका सही जवाब क्या होगा? रामधारी सिंह दिनकर। अच्छा, रामधारी सिंह का जन्म जो हुआ था ना, वो बिहार में हुआ था, लेकिन इनकी मृत्यु जो हुई थी वह कर्नाटक में हुई थी। ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर को वीर रस के कवि माने जाते हैं। किस रस के कवि माने जाते हैं? वीर रस के। और एक बात और ध्यान रखिएगा इनके बारे में, उर्वशी एक इनकी पुस्तक है। उर्वशी, कौन सी पुस्तक? उर्वशी पुस्तक है। इस उर्वशी पुस्तक के लिए 1972 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है 1959 में, और 1959 में पद्म भूषण पुरस्कार भी दिया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार, तीनों इन्होंने पाए हैं। ठीक है। इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं, जैसे रश्मि रथी हो गया, परशुराम, हाँ सही है, परशुराम की प्रतीक्षा हो गया, उर्वशी, रेणुका, हुंकार, संस्कृत के 4 अध्याय। ठीक है। कुरुक्षेत्र, एक सबसे फेमस पुस्तक है अर्धनारीश्वर। कई बार एग्जाम में पूछा है कि अर्धनारीश्वर किसकी पुस्तक है, तो रामधारी सिंह दिनकर की है। ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, मैथिली शरण गुप्त के बारे में मैंने कल ही चर्चा किया था। इनको राष्ट्र कवि कहा जाता है। इनका उपनाम जो है दद्दा है। 1914 में इनको पद्म भूषण दिया गया था। और इनकी एक पुस्तक थी साकेत, जिनके लिए मंगला प्रसाद पुरस्कार दिया गया है। और इनको राष्ट्र कवि किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहे थे। इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं, जैसे भारत भारती, मेघनाथ वध, पंचवटी, मातृभूमि, झनकार, रंग में भंग, जयद्रथ वध, यशोधरा। ठीक है। साकेत, जय भारत, राजा प्रजा, इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। ठीक है। महादेवी वर्मा के बारे में मैं कई बार चर्चा कर दिया हूँ, एक बार और मैं बता देता हूँ। इनको आधुनिक युग का मीरा भी कहा जाता है। इनका जन्म फर्रुखाबाद में हुआ था और इनका मृत्यु जो है इलाहाबाद में हुआ था। और 1982 में यामा पुस्तक के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। ठीक है।
और इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं जैसे निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, दीपशिखा, नीलांबरा, गिल्लू, यामा के लिए बता ही दिया हूँ, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी। ठीक है। फिर इसके बाद एक ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद के बारे में भी मैंने नेक्स्ट वीडियो में बता दिया हूँ, फिर भी मैं एक बार चर्चा कर दे रहा हूँ। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था और इनका मृत्यु भी वाराणसी में हुआ था। ठीक है। इनकी कुछ फेमस पुस्तकें हैं जैसे कामायनी हो गया, आंसू हो गया, लहर हो गया, आंसू हो गया, लहर हो गया, झरना हो गया, प्रेम पथिक हो गया, आकाशदीप, तितली, इरावती, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त। ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा, कामायनी के लिए जयशंकर प्रसाद को जो है मंगला प्रसाद पुरस्कार दिया गया। चलिए दोस्तों, मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।